प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा में जिन विषयों पर हम प्रकाश डाल रहे थे, पिछले व्याख्यानों में हमने बात की किस प्रकार औद्योगिक क्रांतियों ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या प्रौद्योगिकी के विकास को प्रभावित किया। उसी यात्रा को हम इस व्याख्यान में भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने प्रौद्योगिकी जो किस तरह से प्रौद्योगिकी ने इंडस्ट्री 1.0 को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिफिकेशन में इंडस्ट्री 2.0 तक लाया, इंडस्ट्री 3.0 तक हम आए और 3.0 के ऑटोमेशन के बाद, डिजिटलाइजेशन के बाद हम जो फोर्थ रिवॉल्यूशन में, चौथी औद्योगिक क्रांति में हमने प्रवेश किया, उसकी हम आज के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इंडस्ट्री 5.0 की, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है उसमें भविष्य क्या हो सकता है, इंडस्ट्री 6.0 की क्या तस्वीर हमारे समक्ष आ सकती है, इन मुख्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की। जैसा कि हमने इंडस्ट्री 3.0 में समझने का प्रयास किया कि इंडस्ट्री 3.0 ऑटोमेशन से प्रारंभ होकर डिजिटलाइजेशन तक आगे बढ़ी, तो जब ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन तक की जो यात्रा थी उसमें डिजिटलाइजेशन अपने चरम पर पहुंचा इंडस्ट्री 4.0 में या चौथे औद्योगिक क्रांति में। और इसका श्रेय जाता है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को। जिस प्रकार कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने क्रांति की, और वह क्रांति इस रूप में सामने आई कि किस तरह से जो कंप्यूटर साइंस के विद्वान थे उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को इस तेज़ी से आगे बढ़ाया कि उद्योगों में हो रहे परिवर्तनों को कैसे उसमें सम्मिलित किया जा सके और कैसे उसको बेहतर बनाया जा सके, इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और ध्यान देने के साथ साथ उसका औद्योगिक उपयोग भी सुनिश्चित किया। तो इसमें जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने जैसा कहा के रूप में देखा जाता है, और इसने मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़े परिवर्तन की नींव रखी जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के इंटीग्रेशन पर आधारित है। तो जब हम बात करते हैं कि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में जो सबसे बड़े परिवर्तनों के रूप में देखा जाता है उसमें इंडस्ट्री 4.0 को सारे औद्योगिक क्रांतियों में यदि सबसे ऊपर रखा जाए तो उसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कई सारे परिवर्तन एक साथ देखने को मिले और उन सब परिवर्तनों को उद्योग अपने कार्यशैली में जितना अच्छे से समाविष्ट कर सके उतने ही अच्छे से वे अपने कार्यों को पूरा करने में सफल हुए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुए। और देखा जाए तो औद्योगिक घरानों में विशेष रूप से जो छोटे उद्योग है, उन उद्योगों ने इसको अभी भी इंडस्ट्री 4.0 को पूर्णतः अडॉप्ट नहीं किया है, पूर्णतः अंगीकार नहीं किया है, और इस वजह से वे अभी भी अपने संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज़ जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस रहा है, जिस पे ज़्यादा दबाव दिया गया, वह है ऑटोमेशन, डेटा एक्सचेंज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। और इसके अलावा इसके और भी कई सारे पिलर्स हैं जिसकी चर्चा हम लोग आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। और जैसा कि हमने कहा, इसने जो परंपरागत विनिर्माण था, परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग थी, उसके इकोसिस्टम को पूर्ण रूप से बदल कर और स्मार्ट फैक्ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। स्मार्ट फैक्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट, जिस प्रकार हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हम फीचर फ़ोन से आगे बढ़ते बढ़ते हम स्मार्टफोन तक की जो यात्रा हमने कवर की, और हम देखते हैं कि आज हमारा स्मार्टफोन कितना कुछ करने में सक्षम है और सबल है।
तो एक स्मार्टफ़ोन क्या-क्या कर सकता है, इससे ही हम कल्पना कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन से स्मार्ट फैक्ट्रीज़ को जोड़कर देखें, तो स्मार्ट फैक्ट्री भी लगभग एक स्मार्टफ़ोन जैसी है। एक सामान्य फैक्ट्री को फीचर फ़ोन की से तुलना की जा सकती है, और एक स्मार्टफ़ोन को स्मार्ट फैक्ट्री के समतुल्य रखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से फैक्ट्रीज़ की नई डिज़ाइन हमारे सामने आई स्मार्ट फैक्ट्रीज़ के रूप में। और ये स्मार्ट फैक्ट्रीज़ में जो मानव श्रम पर निर्भरता है वह कम से कम हो गई, और मानव श्रम पर निर्भरता कम होने से जो एरर रेट्स है वे कम हो गए। गति में बेतहाशा वृद्धि हुई, और गति बढ़ने से वॉल्यूम और वैरायटी भी बहुत तेज़ी से हमने बढ़ती हुई देखी। अब अगर हम बात करें इसके पिलर्स की, इंडस्ट्री 4.0 के यदि हम देखें लिटरेचर में जिस तरह से इसको दर्शाया गया है, ऑनलाइन कंटेंट में भी जब इसको हम देखते हैं तो सब ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। इसके कई सारे पिलर्स, किसी ने 6 पिलर की बात की, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 10, 12, 11। तो संभवतः ये संख्या अलग अलग स्रोतों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमने जिन 11 बिंदुओं को आपके लिए लेकर आए हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण और स्मार्ट फैक्ट्रीज़ के निर्मिति में उनकी जो भूमिका है वह बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रशंसनीय कही जा सकती है। तो इसमें हम सबसे पहले जिसकी बात करते हैं, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं सबसे पहले बिग डेटा एनालिटिक्स। तो जैसा कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की कि तीसरी औद्योगिक क्रांति से चौथे में जब हमने प्रवेश किया, तो इस क्रम में सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से जिस टेक्नोलॉजी ने अपने पैर इंडस्ट्री में या उद्योगों में पसारे वह है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जब अपने मूल स्रोत में थी, तो उस मूल स्रोत में उसने बहुत तेज़ी से व्यवसायों के हो रहे गतिविधियों को बदलने और उसको परिवर्तित करने का जो प्रयास किया वह बड़ा ही प्रशंसनीय कहा जा सकता है। और इस प्रक्रिया में कई सारे परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए जैसे आप रिटेल स्टोर में जाते हैं, तो रिटेल स्टोर में आप पाते हैं कि आपके प्रवेश से लेकर आपके बाहर आने तक, एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपकी हर गतिविधि नोटिस हो रही है। ये संभवतः हमें पता नहीं होता है, लेकिन जो IoT सेंसर्स है वो देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं, किन उत्पादों का हम मुआयना कर रहे हैं, किन उत्पादों को हम खरीद रहे हैं, और इस तरह की तमाम बातें। तो जब हम खरीदते हैं तो जो हमारे एग्ज़िट पॉइंट पे जो बिलिंग काउंटर्स होते हैं, वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल काउंटर्स जो कहे जा सकते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो एंट्रीज़ है कि क्या हम प्रोडक्ट आते हैं, कितने बार हम मंथ में आते हैं, कितने बार हम खरीदते हैं, कौन से प्रोडक्ट हम अधिक खरीदते हैं, तो इस तरह से वो पूरा डेटा कैप्चर करता है। अब आप उदाहरण के लिए ये एक कस्टमर की हम बात कर रहे हैं, इस तरह से एक दिन में हज़ारों कस्टमर से हज़ारों ग्राहक उस रिटेल स्टोर में आते हैं। ठीक इसी तरह से अगर एक हफ्ते की बात करें तो ये संख्या हज़ारों से लाखों में भी जा सकती है, और अगर हम पूरे वर्ष की बात करें तो ये करोड़ों में, और ये संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है। तो ये जो बढ़ती हुई संख्या में जो डेटा कैप्चर हो रहा है कंप्यूटर्स में, पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर्स में, तो इस डेटा का कैसे उपयोग होगा, ये एक बिग डेटा की छोटी पिक्चर हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। पिक्चर तो बहुत बड़ी है, क्योंकि किसी कंपनी का केवल एक स्टोर तो होगा नहीं। एक स्टोर जो उदाहरण के लिए दिल्ली में है, एक स्टोर कोलकाता में है, और ऐसे ही 50 अन्य शहरों में स्टोर है, और हर स्टोर में करोड़ों की संख्या में ग्राहक एक वर्ष में, एक तिमाही में आ रहे हैं। तो उनके डेटा का विश्लेषण करना संभवतः यदि इसको कोई मानवीय रूप से करना चाहे तो लगभग पागल कर देने जैसा स्थिति बन जाएगी। लेकिन ये बिग डेटा एनालिटिक्स के आने से, जो कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से सफल हो सका, तो ये बिग डेटा एनालिटिक्स के आने से ये एक बहुत बड़े प्रत्यावर्ती कदम के रूप में इसको देखा जा सकता है। इस पूरे जो बिग डेटा है उससे कैसे हम सेंस निकाल सकते हैं, कैसे हम अपने भावी निर्णयों को ले सकते हैं, हमारे निर्णयों को किस प्रकार ये डेटा एनालिटिक्स के आउटकम प्रभावित कर सकते हैं, और उस पर बड़ी तेज़ी से इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काम हुआ। और हम आज भी देख रहे हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स की जो ब्रांच है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की जो ब्रांच है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांडेड ब्रांच के रूप में इसको देखा जा रहा है। और वो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि बिग डेटा एनालिटिक्स एक बड़े पिलर के रूप में उभरा है इंडस्ट्री 4.0 में।
इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोनोमस रोबोस की। ऑटोनोमस रोबोस जो है वो एक मानव जैसे दिखने वाले मशीन्स है जो अगर प्रोग्रामिंग ठीक से की जाए तो वे सब कार्य कर सकते हैं जो एक मानव कर सकता है। तो इसमें भी एक खतरा ये देखा गया कि रोजगार के ऊपर इसको खतरे के रूप में देखा गया कि अगर ऑटोनॉमस रोबोस ले आए तो कई लोगों की नौकरियां चली जाएगी। निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म में ये सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखें तो हमारे कई सारे ऐसे कार्य थे जो मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं थे। उदाहरण के लिए जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम था वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कहा जाता रहा है मानवीय इतिहास में। तो इस तरह के जो कार्य थे उसके लिए यदि किसी ऑटोनॉमस रोबोट को लगा दिया जाए तो संभवतः जो मानवीय गरिमा है उसको अक्षुण्ण रखा जा सकता है। इस तरह के कई ऐसे उद्योग थे जहाँ पर मानव की सुरक्षा, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, वहाँ पर उन रोबोट्स के माध्यम से उस कार्य को कराया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए हमने इससे समझने का प्रयास किया कि इसका एक तो डार्क साइड है और एक ब्राइटर साइड है। तो हम उसके जो ब्राइटर साइड है, उसका उजला पक्ष है, उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि इसका जो धवल पक्ष है, जो इसका धूमिल पक्ष है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसका उजला पक्ष अधिक लाभकारी है मानवता के लिए, समाज के लिए। तो उससे उसका लाभ हमें लेना चाहिए। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं सिमुलेशन एंड ऑगमेंटेड रियलिटी की। तो ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी पे बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है कि आप अपने घर में किस तरह का फर्नीचर लाना चाहते हैं। तो जब आप फर्नीचर लेने जाते हैं तो घर आप अपने घर में उसको रख कर देखना चाहते हैं कि वो कैसा लगेगा। तो वो जो ऑगमेंटेड रियलिटी का फीचर है वो आपको ये अलाउ करता है, यदि आपके पास घर का वीडियो है या घर की फ़ोटो है तो उसमें आप फिट इन करके और उसके लुक को देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से और भी कई सारे उसके उपयोग हैं। तो ये जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में जो काम करने की क्षमता हमारी बन पाई है वो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 या इंडस्ट्री 4.0 के आउटकम के रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से हम चौथे पहलू की बात करते हैं, चौथे पिलर की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहा जाता है इंडस्ट्री की भाषा में जब कोई दो समानांतर जो कंपनीज़ है, समानांतर प्रोडक्ट में डील करने वाली कंपनीज़ है, वो आपस में कोलैबोरेट करती है तो उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहा जाता है। और जब अपनी सप्लाई चेन के क्रम में सप्लायर से लेकर के कस्टमर तक की इस यात्रा में जब कोई सप्लायर अपने पीछे के सप्लायर के साथ इंटीग्रेशन करता है या कोई कार बनाने वाली कंपनी अपनी डीलरशिप को परचेज कर लेती है, उसके साथ इंटीग्रेट हो जाती है, उसके साथ एकाकार कर लेती है, तो उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन के रूप में। वर्टिकल इंटीग्रेशन भी दो तरह का हो सकता है। इसमें हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं। जब कोई कार बनाने वाली कंपनी अपनी डीलरशिप के साथ हाथ मिलाती है तो उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, अर्थात सप्लाई चेन में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाता है। और जब हम पीछे की तरफ अपने इंटीग्रेट करते हैं, उदाहरण के लिए कार बनाने वाली कंपनी यदि टायर बनाने वाली किसी यूनिट को खरीद ले या उसके साथ साझेदारी कर ले तो इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाएगा, क्योंकि वो उसके स्पेयर पार्ट का एक बड़ा अंग है। तो ये बड़े आसानी से संभव हो सका क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल थी और इसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इंडस्ट्री 4.0 में ये भी एक बड़े कदम के रूप में या एक बड़े पिलर के रूप में देखा जाता है। ठीक इसी तरह से पांचवा पिलर है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। जो स्मार्ट फैक्ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा कर रहे थे, स्मार्ट फैक्ट्री के उस कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ी आधारशिला जो स्मार्ट फैक्ट्री की रखता है वह इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट भी हमने सुना होगा अपने आसपास कि आप देश दुनिया में कहीं भी हो अपने घर पर पूर्ण रूप से निगरानी रख सकते हैं। हाल ही में एक घटना सामने आई कि एक दंपत्ति अमेरिका घूमने गए और वहाँ से उन्होंने देखा कि जब वो अपने घर का मुआयना कर रहे थे वहाँ पर बैठे बैठे ऑनलाइन कैमरे की कनेक्टिविटी से, तो उन्होंने पाया कि कुछ चोर उनके घर में घुस आए हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया?
अमेरिका में बैठकर वो भारत में अपने एक छोटे से कस्बे में अपने गांव की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये संभव हो पाया इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। तो ठीक इसी प्रकार फैक्ट्री में कहाँ किस मशीन में क्या समस्या है, किस वर्कर के एंड पे क्या मटेरियल समाप्त हो रहा है, कैसे वो काम कर रही है, क्या इसमें और बेहतरी हो सकती है। तो ये किसी एक कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बहुत बड़ा प्रत्यावर्ती परिवर्तन। ठीक इसी तरह से चूंकि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो एक जो चुनौती हमारे समक्ष आई सेफ्टी और सिक्योरिटी की, विशेष रूप से डेटा सेफ्टी, डेटा सिक्योरिटी की, कि हमारा डेटा जो बिग डेटा हमारे पास है उस डेटा का कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। तो उसी के साथ हमें अगले कदम पर काम करना था, वो साइबर सिक्योरिटी है। तो साइबर सिक्योरिटी भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई हमारे जो डेटा बैंक है उस पर सेंध न लगा सके, कोई उसका दुरुपयोग न करके हमें ब्लैकमेल न कर सके। तो औद्योगिक घरानों के लिए और भी आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री, यदि बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी बैंक के कस्टमर्स की डिटेल किसी के हाथ लग जाए तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वह कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है और उस फंड का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा सकता है उन हैकर्स के द्वारा। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी पे भी साथ के साथ बड़ा तेज़ी से काम हुआ। ठीक इसी तरह से जो अगला कदम है, अगला पिलर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की हम जब बात करते हैं तो हमने मानवीय बुद्धिमत्ता की तो तमाम बातें की, आईक्यू की बात हुई, लेकिन एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। आज के तारीख में यदि सबसे ज़्यादा एआई का इस्तेमाल कहीं हो रहा है तो वह शिक्षा के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए आप एक छात्र है, आप यदि हम कोई असाइनमेंट आपको देते हैं तो वह असाइनमेंट आप कुछ मिनटों में करके हमें दे देंगे, क्योंकि एआई टूल आपके पास है। अब आप उससे कितना सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं ये विश्लेषण आपको करना है, लेकिन एआई के ये इस टूल ने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। उस असाइनमेंट को करने में सामान्य रूप से हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे लगे, लेकिन एआई के आने के बाद आप चंद मिनटों में उसको करने लगे। तो ये परिवर्तन, इस परिवर्तन से हम समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमें कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई पिक्चर बनाना है, कोई मैप बनाना है, तो एआई इसको बड़े आसानी से बड़े कम समय में हमें करके दे देता है। तो ये हमारे समय को बचा रहा है। अब इसका कितना उपयोग है, उसकी सीमाएँ निर्धारित करना, ये उसका कार्य हमें करना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री 4.0 में हमारे सामने उद्घाटित हुई। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं न्यू बिजनेस मॉडल्स हमारे सामने आए, स्टार्टअप्स के कॉन्सेप्ट को बल मिला। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि नए बिजनेस मॉडल्स, चाहे वो कैब एग्रीगेटर्स के रूप में हो, ओला ऊबर के रूप में हमने देखा, जोमेटो के रूप में फूड डिलीवरी को हमने देखा। ठीक इसी तरह से ई रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा। ई रिटेलिंग के साथ क्विक कॉमर्स जो आज बड़ा प्रचलित हुआ है, 10 मिनट में आप किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी की उम्मीद कर सकते हैं। क्विक कॉमर्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष है। तो ये सारे के सारे न्यू बिजनेस मॉडल्स हैं जो इंडस्ट्री 4.0 के आउटकम के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं 8वां, क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड सॉल्यूशन ने भी बड़ी तेज़ी से हमारी दुनिया को बदला। अब उदाहरण के लिए जिस व्याख्यान को आप सुन रहे हैं, ये भी व्याख्यान आपके क्लाउड पर रखा हुआ है। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत स्टोरेज उपयोग नहीं हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इतना सारा डेटा क्लाउड पर है और उस क्लाउड का एक्सेस हम एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कभी भी अपने सुविधा के अनुसार कर पा रहे हैं। आप रात के 12 बजे भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं और सुबह के 5 बजे भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अब क्लास के टाइमिंग का रेस्ट्रिक्शन इससे समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से क्लाउड टेक्नोलॉजी के आने के बाद कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में स्टोरेज डिवाइसेस पर निर्भरता कम हुई, तो इसके खो जाने का, इसके करप्ट हो जाने का डर अब वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कमाल है। ठीक इसी तरह से अगला जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, 3D प्रिंटर्स और इस तरह की डिवाइसेस हमारे सामने आई और इन्होंने हमारे कार्य को बहुत ही आसान बना दिया। ठीक इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण जो अंत में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है सप्लाई चेन। तो चाहे वो एआई पावर्ड सप्लाई चेन कहे, आईओटी पावर्ड सप्लाई चेन कहे, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कार्य है
उसमें सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आए, जो प्रत्यावर्तन हमको देखने को मिले, वो इंडस्ट्री 4.0 में देखने को मिले। तो इससे हमें समझना होगा कि किस प्रकार इसने हमारे समाज में हो रहे परिवर्तनों को एक आधारशिला रखी और न केवल हमारे कार्य करने की शैली को बदला, बल्कि हमारे जीवन को भी आमूलचूल बदलने का कार्य किया, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो आईओटी हो, चाहे वो सप्लाई चेन का ऑटोमेशन हो। इस तरह से ये जो 11 पिलर्स है, ये इंडस्ट्री 4.0 की आधारशिला के रूप में देखे जा सकते हैं और हम सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम सभी साक्षी है इस इंडस्ट्रियल 4.0 चौथे औद्योगिक क्रांति के, क्योंकि इसको हमने अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा और इसको अनुभव भी कर रहे हैं। कदम कदम पर हम इसको अनुभव कर रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं संभवतः इंडस्ट्री 3.0 तक हम उतना अपने आप को जोड़ ना पाए हो, लेकिन यहाँ पर हम इससे जोड़ पा रहे होंगे। क्योंकि ये हमारे समय की क्रांति है। उदाहरण के रूप में हमने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात की। इंडस्ट्री 4.0 में एक सबसे बड़ा उदाहरण स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का लिया जाता है। इसमें जो आईओटी है, आईओटी सेंसर्स का बखूबी इस्तेमाल करके किस तरह से इक्विपमेंट और प्रोडक्शन लाइन को रियल टाइम पे मॉनिटर किया जा सका है। ठीक इसी तरह से चूँकि ये हर चीज़ मॉनिटरिंग आईओटी से मॉनिटर हो रही, आईओटी सेंसर्स से मॉनिटर होती है, तो इसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सफल हो सका। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को इंडस्ट्रीज़ की भाषा में सबसे अच्छा माना जाता है कि आपको मेंटेनेंस के लिए अलग से अपने सिस्टम को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब जहाँ जैसे है, जो गड़बड़ी आपको असेंबली लाइन में, प्रोडक्शन लाइन में जहाँ जैसे समझ में आए, उसको तुरंत ठीक करने का कार्य करती। तो ये संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का कार्य आसान हुआ और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आसान होने से हमारे डाउन टाइम कम हुए। हमको अपनी असेंबली लाइन, फैक्ट्री जो प्रोडक्शन लाइन है, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसको हॉल्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और इसीलिए हमारा ब्रेकडाउन भी कम हुआ, डाउन टाइम कम हुआ और साथ ही साथ हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। ठीक इसी तरह से अगर इंस्टेंस के रूप में देखें, एक इलस्ट्रेशन के रूप में देखें, तो जनरल इलेक्ट्रिक्स ने एक नए प्रत्यावर्ती प्रौद्योगिकी पर काम किया जिसका नाम है डिजिटल ट्विन्स। डिजिटल ट्विन्स की ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको भी इंडस्ट्री 4.0 के एक आउटकम के रूप में देखा जाता है। इंडस्ट्री डिजिटल ट्विन्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये मूल रूप से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका में बैठा हुआ कोई वैज्ञानिक भारत में किसी आविष्कार को कर सकता है, तो उसके लिए भौगोलिक सीमाएं अब नहीं रह गई। उदाहरण के लिए अमेरिका में भारत में बैठा हुआ कोई डॉक्टर अमेरिका में कोई हार्ट सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। ये डिजिटल ट्विन्स की टेक्नोलॉजी है जिसको जनरल इलेक्ट्रिक्स ने इंट्रोड्यूस किया और ये संभव हो पाया इंडस्ट्री 4.0 के जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ थी उसकी वजह से। तो अब ये भौगोलिक सीमाएं भी अब हमारे लिए सीमाएं नहीं रही और ये संभव हो सका क्योंकि वो प्रौद्योगिकी हमारे पास औद्योगिक क्रांति, चौथी औद्योगिक क्रांति ने हमको प्रदान की। दूसरे उदाहरण में हम बात करते हैं ऑटोमेटेड सप्लाई चेन की। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में जो बड़े परिवर्तन हुए उसमें और सप्लाई चेन को जो ऑटोमेट किया जा सका जिससे कि पूरे सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग हो सके। मूल रूप से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का उद्देश्य होता है सप्लाई चेन सरप्लस को बढ़ाना, अर्थात उस आपूर्ति श्रृंखला में जितने भी प्लेयर्स हैं उनके जो सरप्लस है, उनका जो लाभ है वो बढ़े। जब सबका लाभ बढ़ाने की बात करते हैं, किसी एक पार्टी का लाभ बढ़े, बात समझ में आती है, वह उसके लिए प्रयास कर सकता है, लेकिन पूरी सप्लाई चेन का सरप्लस बढ़ाना है तो ये एक बड़ी चुनौती होती है। तो उस सरप्लस को बढ़ाने के लिए जब हम अपनी सप्लाई चेन को ऑटोमेट करते हैं तो मूल रूप से सभी लाभान्वित हुए बिना नहीं रहते। तो उदाहरण के लिए जब हम बात करते हैं कंपनी अमेज़न की जैसी कुछ कंपनीज़ है जिन्होंने एडवांस एल्गोरिदम पे काम करके और एआई के साथ उसका संयोजन करके लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फंक्शंस को आसान बनाने का प्रयास किया।
और साथ ही किस तरह से उन्होंने अमेज़न वेब सर्विसेज में उसको इंटीग्रेट किया, उसको हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और इससे हम अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार वे हमारी चॉइसेस को नोटिस करते हैं और उसके अनुसार हमें पर्सनलाइज्ड विज्ञापन देते हैं। और ये काम केवल अमेज़न में हुआ है ऐसा नहीं है, गूगल इसका दूसरा बड़ा उदाहरण है। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजीज़ है वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसी एक टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से यदि गूगल में मैं किसी कीवर्ड को खोजता हूँ तो गूगल समझ जाता है कि मुझे अब किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसी के अनुरूप मुझे वह विज्ञापन दिखाना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए आज के व्याख्यान में मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और तमाम टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ। अब मेरा मोबाइल अभी चालू है और गूगल मुझे किसी न किसी रूप में सुन पा रहा है, तो वो अब समझेगा कि मेरी इस आवाज़ से वो सेंस कर रहा है कि मेरी अब जो अगली सर्च होगी वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कुछ मैं जानना चाहूँगा। तो जब मैं जैसे ही गूगल खोलूँगा तो मुझे कुछ पॉपअप दिखाएगा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इस तरह की टेक्नोलॉजी से कुछ संबंध रखता हो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक टेक्नोलॉजी ने किस तरह से हमारे विज्ञापन करने और विज्ञापन देखने दिखाने की जो रुचि आदि है उसको प्रभावित किया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से जब हम अमेज़न के लॉजिस्टिक्स सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इसके फुलफिलमेंट को अगर देखें तो इसके फुलफिलमेंट सेंटर्स में जो टेक्नोलॉजी उपयोग होती है वो है रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी ऑर्डर प्रोसेसिंग स्पीड को कम किया, एक्यूरेसी को बढ़ाया और साथ में जो टाइमली कस्टमर डिलीवरी है उसको सुनिश्चित किया। तो जब हम पाते हैं किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो 4 मूलभूत आधार होते हैं जिस पर उन्हें श्रेष्ठतम कार्य निष्पादन देना होता है, अपना परफॉर्मेंस देना होता है। उसमें जो सबसे पहली बात होती है वह है टाइम, दूसरा है कॉस्ट, तीसरा है क्वालिटी और अगला है वैल्यू। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रख के कंपनीज़ को अपनी सप्लाई चेन को डिज़ाइन करना होता है। जैसे हमने क्विक कॉमर्स की बात की, क्विक कॉमर्स में 10 मिनट में डिलीवरी देने का जो कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो 10 मिनट में जो डिलीवरी हमारे पास आ रही है, तो उसमें कंपनीज़ क्या कर रही है, उन कंपनीज़ को कंपटीशन दे रही है और वो उस कंपटीशन का आधार है टाइम या समय। तो कम समय में यदि आपको उत्पाद मिल रहा है किसी एक कंपनी से, तो आप अधिक समय लगाकर किसी दूसरी कंपनी से क्यों खरीदेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आधार बन रहा है और उस आधार बनने के पीछे इंडस्ट्री 4.0 का डेवलपमेंट। ठीक इसी तरह से हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक इसी तरह से हम वैल्यू की बात करते हैं। तो इसने हमारी स्पीड को बढ़ाया, एक्यूरेसी को बढ़ाया, एरर डिफेक्ट कम किए, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट तक हमको लेकर के आए। और अब जब हम आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 5 की तरफ, तो हम पाते हैं कि इसने जो इंडस्ट्री 4.0 ने हमको दिया, उसने मशीन की तरफ हमें हमारे झुकाव को बढ़ाया और मशीन पर निर्भरता इतनी अधिक बना दी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन पर हमको इतना निर्भर बना दिया कि हमको लगने लगा कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन हम ये भूल गए कि हम एक मानव हैं और हम एक मानवीय समाज में रह रहे हैं। तो मानवता को दरकिनार करके किसी भी टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ा देना कि वह असुर बनकर हमारे ही जीवन को समाप्त करने के लिए आमादा हो जाए, तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती मानवता के लिए होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसके प्रणेता है, जो इसके विद्वान हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में जो अग्रणी हैं, उन लोगों ने जो ध्यान दिया वो ह्यूमनाइजेशन पर ध्यान दिया कि जो इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी है उसको कैसे ह्यूमनाइज किया जाए, उसको कैसे मानव आधारित बनाया जाए, उसको कैसे और अधिक मानवीय बनाया जाए, जिससे कि 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो इसको संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये एक हार्मोनियस कोलैबोरेशन है ह्यूमंस और मशीन के बीच में, मानव और मशीन के बीच में, जिससे कि मानवीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर रख कर और फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर वर्क प्लेस को डिज़ाइन किया जाए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।
तो ये 21वीं सदी की बड़ी क्रांति के रूप में इसको देखा जा सकता है, जहाँ पर विकास जो हुआ वह मानव केंद्रित विकास पर ध्यान दिया गया। और जो लर्निंग की जो बात हुई मशीन लर्निंग में, वो वर्क बेस्ड लर्निंग की पर ध्यान दिया गया। साथ में इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो मैंने आज सीख लिया है उसी ज्ञान के आधार पर मैं आजीवन अपने कार्य को करता रहूँगा। अब मुझे प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखना है। यदि बाजार के इस प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में अपने आप को अपना सर्वाइवल सुनिश्चित करना है, तो मुझे सतत कुछ न कुछ सीखते रहना है। और उसके लिए व्यवसाय अपने कर्मचारियों को पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करती है। जिस तरह के स्टाफ को जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, केवल उसको उतनी ट्रेनिंग देकर ही अपने व्यवसायों को बहुत अच्छे से रन कर पा रही है। और हम देखते हैं कि कई ऑटोमोबाइल कंपनी, विश्व की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी, उदाहरण स्वरूप टेस्ला, वह किसी छात्र की डिग्री को देखकर उसे अपने यहाँ पर रोजगार नहीं देती है, बल्कि उसके कौशल को देखकर रोजगार देती है। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, लेकिन वह अगर कक्षा 10 भी पास किया हुआ नहीं है, तो भी टेस्ला उसे निसंकोच अपने यहाँ पर जॉब पर रखती है। क्यों? क्योंकि वे अब स्किल पर फोकस करते हैं, न कि आपने किस विश्वविद्यालय से और कौन सी डिग्री प्राप्त की है। हो सकता है डिग्री प्राप्त करने के बाद भी आपके पास उस कौशल की कमी हो सकती है। ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि भविष्य के रोजगार की जो परिभाषा है वह बदलने वाली है, और उसके लिए अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक इसी तरह से ये सारे जो परिवर्तन है, इसमें कई तरह के गैप्स देखे गए, कई तरह की बातों को अनुभव किया गया, और उसके अनुरूप कई सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंपनी ने डिज़ाइन किए और वे ऑफ़र किए गए। ठीक इसी तरह से सीमेंस के इसका एक उदाहरण सीमेंस का दिया जा सकता है, जिसने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया और कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग पाथ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए। और इसकी वजह से मूल रूप से इसमें एआई का उपयोग हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ, इसका नाम मूल रूप से है सीमेंस एक्सेलरेटर एकेडमी, जो कि सतत नए नए प्रोग्राम एआई का उपयोग करके डिज़ाइन करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की करियर एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए और साथ में अपने कंपनी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन करते हैं और एम्प्लॉयज़ को प्रदान करते हैं, जिससे कि सतत हो रहे परिवर्तनों से वे जागरूक रहें, और न केवल जागरूक रहें बल्कि उनको किस प्रकार अंगीकार करके आगे बढ़ाएं। ठीक इसी तरह से कोका कोला सभी जानते हैं, तो ये कंपनी है जिसने अपने इंडस्ट्री 5.0 में ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन पर ध्यान दिया। और ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन की इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को इस तरह से डिज़ाइन किया, और इसमें जिस टेक्नोलॉजी पे उन्होंने सबसे अधिक काम किया है वो है कोलैबोरेटिव रोबोट्स, या शॉर्ट में इसको कोबोट्स कहा जाता है। तो कोबोट्स में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो ऑटोमेटेड रोबोट है वो मानव जो श्रमिक है उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। जहाँ पर मानव श्रम अपना कार्य कर सकता है वे करेंगे, और जहाँ पर उनके लिए संभव नहीं है या कठिन है वह कार्य जो कोलैबोरेटिव रोबोट है वे करेंगे। तो उसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की गई है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वे उसकी सहायता करें और आवश्यकता पड़ने पर उसको रिप्लेस भी कर सके, लेकिन मूल ध्यान इस पर है कि वे सहायक के रूप में हो, न कि रिप्लेसमेंट के रूप में। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी की तरफ हमें लेकर के जाता है। वे सारे लोग जो बॉटलिंग प्लांट में लगे हुए हैं वे सारे बेरोजगार हो जाएंगे यदि ये रोबोट उनके काम को पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन इसको कोक ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि वे लेंगे नहीं, कोलैबोरेटिव वे में कोबोट के फॉर्म में कार्य करते रहेंगे। ठीक इसी तरह से इन्होंने एआई का मूल रूप से अगर कुछ बिंदुओं में समझे कोका कोला ने किस तरह से इंडस्ट्री 5.0 के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया, तो एआई का उपयोग किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हल्की बॉटल्स का प्रयोग किया जिससे कि मानव श्रम बचाया जा सके, और साथ ही उन बॉटल्स को रिसाइकल भी किया जा सके, क्योंकि पर्यावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसको हम अभी नहीं बता पाए, इंडस्ट्री 5.0 में पर्यावरण को भी केंद्र में रखा गया, मानव के साथ साथ पर्यावरण को भी केंद्र में रखा गया। और इस तरह से ये जो ट्रिपल बॉटम लाइन को ध्यान में रखकर किया गया कि किस तरह से हम प्रॉफिट भी कमाएं, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ हम समाज की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें,
पीपल लोगों का ध्यान रखें और आगे हम प्लेनेट का भी ध्यान रखें, जिससे हम किसी भी रूप में पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करें। ठीक इसी तरह से लेबल लेस बॉटल्स बनाई गई जिससे कि इसकी रिसाइकलिंग ईजी हो सके। इसी तरह सस्टेनेबल सोर्सिंग पर काम हुआ और साथ ही साथ कोबोट्स का प्रयोग हुआ। संक्षेप में कुछ बिंदुओं में हम इसको समझ पा रहे हैं कि कोका कोला ने इंडस्ट्री 5.0 के प्रिंसिपल्स को किस तरह अपनी फैक्ट्रीज में सम्मिलित किया। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से ये परिवर्तन हुए। ठीक इसी तरह से एक कंपनी है टेस्ला, इन्होंने भी अपने ह्यूमनाइजेशन की एफर्ट पर काम किया। संक्षेप में हमने इस पर चर्चा की है। इनोवेटिव वर्क प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया, वर्क बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दिया, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चलाए छात्रों के लिए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि किस तरह से ये जो इंडस्ट्री 4.0 से हम 5.0 की तरफ आगे बढ़ गए और इसके साथ ही जिस रिवॉल्यूशन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस क्रांति की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, वह है इंडस्ट्री 6.0। और अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है, विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि इसमें जो ध्यान होगा टेक्नोलॉजी का, वो सस्टेनेबिलिटी पर होगा, एथिक्स पर होगा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होगा। कि जो भी कार्य होंगे उसमें समाज को केंद्र में रखा जाएगा, मानव को केंद्र में रखा जाएगा, नीति शास्त्र को केंद्र में रखा जाएगा और संपोष्य विकास की बात होगी, न कि अंधाधुंध औद्योगिक विकास की। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये औद्योगिक क्रांतियाँ एक के बाद एक आती चली गई और हम मास प्रोडक्शन से हाइपर पर्सनलाइजेशन की तरफ भी बढ़ते चले गए। तो अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से आगे के क्रांतियाँ हमारे समाज में आने जा रही है। इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हैं और आगे हम इस पर और भी तमाम चर्चा करते रहेंगे। ठीक इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।